अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के संविधान का सिर्फ एक अनुच्छेद एक राज्य को लगभग 70 सालों तक अलग रखता रहा, उसका अपना संविधान, अपना झंडा और अपने कानून, और फिर 2019 की वो एक सुबह वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये क्या था? एक संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक या फिर संघवाद के लिए चुनौती। और सबसे बड़ा सवाल, हम यहां तक पहुंचे कैसे? आज हम अनुच्छेद 370 का पूरा कानूनी विश्लेषण और सफर समझेंगे कि 1949 में ये कैसे आया और कैसे इसका जन्म हुआ से लेकर 2019 तक जब ये खत्म हुआ, और उसके साथ साथ 2023 में सुप्रीम कोर्ट की मोहर तक। यकीन मानिए कि अगर इस लेक्चर को आपने अंत तक देख लिया तो आप इस ऐतिहासिक बदलाव को ज्यादातर वकीलों से भी बेहतर समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का विषय वो सिर्फ कानून नहीं है, ये इतिहास, राजनीति और हमारे संविधान की संरचना से जुड़ा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 370 क्यों जोड़ा गया, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं और राष्ट्रपति आदेशों से इसका विस्तार कैसे हुआ, और 2019 में इसे हटाने की क्या प्रक्रिया लगी, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा, और हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 के समावेशन की, जो हुआ था 1949 के अंदर। समझने के लिए कि अनुच्छेद 370 क्यों आया, हमें 1947 में लौटना होगा। जब भारत का विभाजन हुआ, रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। जम्मू कश्मीर, जिस पर महाराजा हरि सिंह का शासन था, उन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। अक्टूबर, मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर में घुसपैठ की, तो महाराजा ने भारत में सैन्य मदद मांगी, भारत से सैन्य मदद मांगी, और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र यानी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। लेकिन जो ये विलय था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, ये काफी शर्तों के साथ था। जैसे जम्मू कश्मीर ने केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार विषयों में भारत को अधिकार दिए, बाकी सभी शक्तियां राज्य के पास रही। और जब भारत की विधानसभा ने संविधान बनाया तो इन शर्तों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनानी पड़ी। अनुच्छेद 370 के तहत एन गोपालास्वामी अयंगर, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर रियासत के दीवान भी थे, उन्होंने संविधान सभा में अनुच्छेद 306 ए पेश किया, जिसे बाद में ही अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान के अंदर समावेश किया। तो जो आज हम अनुच्छेद 370 देख रहे हैं, जब वो पहली बार आया था वो 306 ए के रूप में आया था, ठीक है। और इसको पेश किया गया था एन गोपालास्वामी अयंगर के द्वारा, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर के दीवान रह चुके थे। अब अक्टूबर 1949 में अपनाते समय इस अनुच्छेद 370 की क्या विशेषताएं थी, उनको एक बार समझते हैं। सबसे पहला, विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर को अपना स्वतंत्र संविधान बनाने की अनुमति होगी। दूसरा, सीमित संसदीय शक्तियां। संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती थी जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में जो विलय पत्र में शामिल थे, जो 3 मैंने एरिया आपको बताए हैं, या फिर जिन पर राज्य की संविधान सभा सहमत हो, उन पर भी संसद बना सकती थी। तीसरा, जो ये अनुच्छेद 370 था, ये अस्थाई प्रावधान था। इसे संविधान के भाग 21 में अस्थाई कहा गया, लेकिन कोई समाप्ति तिथि तय नहीं की गई। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय आदेश के बारे में यह कहा गया कि राष्ट्रपति आदेशों के बारे में यह कहा गया कि राष्ट्रपति अन्य प्रावधान को भी लागू कर सकते हैं, मतलब जो भारत के संविधान के प्रावधान हैं उनको जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।
और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 370 खंड 3 वो कहता था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को हटा सकते थे, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर वो ऐसा कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की है कि अस्थाई शब्द के बावजूद अनुच्छेद 370 को इस तरह बनाया गया था कि समय के साथ राष्ट्रपति आदेशों द्वारा अधिक से अधिक भारतीय संविधान के प्रावधान लागू किए जा सके, बिना संविधान संशोधन किए हुए। वो भी यही लचीलापन वो जानबूझकर रखा गया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति आदेशों के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से धीरे धीरे समावेश किया गया जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर, उसको समझना बहुत जरूरी है और उसमें राष्ट्रपति आदेशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। धीरे धीरे एकीकरण का रास्ता, बहुत लोग मानते हैं कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। असल में यह एक सुरंग थी, टनल थी, जिसके जरिए धीरे धीरे संवैधानिक एकीकरण हुआ है जम्मू कश्मीर का पूरे भारत के साथ। कई लोग कहते थे कि जो धारा 370 थी वो एक दीवार थी पूरे भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में, लेकिन ये एक टनल थी, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति आदेशों को जरिया अपनाते हुए, और वैसे भी मैंने आपको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के बारे में बताया उसके अंदर लचीलापन रखा गया था कि राष्ट्रपति आदेशों को आगे जोड़कर उन राष्ट्रपति आदेशों को पारित करवाकर धीरे धीरे बाकी के प्रावधान भी, संविधान के बाकी के प्रावधान भी जम्मू कश्मीर पर लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं राष्ट्रपति आदेशों के जरिए धीरे धीरे संवैधानिक एकीकरण हुआ। इसका मुख्य उपकरण था अनुच्छेद 370 खंड 1, जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता था कि वे भारत के संविधान के प्रावधानों को अपवादों और संशोधन के साथ जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर सकते थे, लेकिन केवल राज्य सरकार की सहमति से। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य राष्ट्रपति आदेशों की। जो सबसे पहला राष्ट्रपति आदेश था वो 1950 में आया था। अब इसकी अहम बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या था? 1950 का जो राष्ट्रपति आदेश था वो ये कह रहा था कि यूनियन लिस्ट, यानी कि जो संघीय सूची है या केंद्र सूची है कि किन विषयों पर भारत को कानून बनाने का अधिकार होगा जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में, वो इसी आदेश के तहत तय किया गया। शुरुआत में केवल 38 विषय लागू हुए, जिसमें 1950 में ही देख लीजिएगा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इस राष्ट्रपति आदेश के द्वारा 38 ऐसे मैटर थे जो यूनियन लिस्ट में यानी के केंद्र सूची में थे। उन विषयों पर जम्मू कश्मीर के रेफरेंस पर भी संसद कानून बना सकती थी। और फिर उसके बाद आता है 1954 का राष्ट्रपति आदेश। इसके तहत, और ये इस आदेश का नंबर था CO 48, और ये एक निर्णायक मोड़ भी था, क्योंकि मौलिक अधिकारों को जम्मू कश्मीर में इसी आदेश के तहत लागू किया गया था। मौलिक अधिकारों को विस्तारित किया गया था जम्मू कश्मीर में CO 48 कुछ अपवादों के साथ, और उसके साथ साथ भारतीय संविधान के कई प्रावधान पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 35A भी इसी के साथ आया था। अनुच्छेद 35A भी राष्ट्रपति आदेश जो 1954 का था उसी के साथ आया था, जिससे जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन्हें सरकारी नौकरी, जमीन के स्वामित्व और छात्रवृत्ति में विशेष अधिकार देने का अधिकार मिला। कई केंद्रीय कानूनों में राज्य को संवैधानिक आधार भी मिला। अब उसके बाद कुछ और राष्ट्रपति आदेश आए, जो टोटल 1960 से लेकर 2010 तक धीरे धीरे ऐसे राष्ट्रपति आदेश आते रहे। आप ध्यान दीजिएगा, 1954 से लेकर 2019 के बीच में 45 से अधिक ऐसे राष्ट्रपति आदेश जारी हुए, जिनसे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया और भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां राज्य चुनाव आयोगों में भी चुनावों में भी लागू हो गई जम्मू कश्मीर में। और जो कैग है, CAG है,
जिसे हम महालेखाकार एवं नियंत्रक कहते हैं, उसका भी अधिकार क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर लग गया। और उसके साथ साथ और भी काफी जो भारत के, जो पूरे भारत पर जो कानून लागू हो रहे थे, वो भी इन्हीं राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर धीरे धीरे लगा दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि 1950 में सबसे पहला राष्ट्रपति आदेश आया, जिसके तहत कुछ डिसीजन लिए गए। 38 मामले जो केंद्र सूची में थे, उन पर संसद कानून बनाने लगी जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में। फिर 1954 का आदेश आया, 35A जोड़ा गया और मौलिक अधिकारों को विस्तारित किया गया जम्मू कश्मीर में। और 1954 से लेकर 2019 तक 45 से ज्यादा ऐसे राष्ट्रपति आदेश पारित हुए, जिसके तहत कुछ ना कुछ जो पूरे भारत में लागू था, वही जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। ये बात आपको नहीं पता होगी इतना डिटेल में। सब सोचते हैं कि 370 से पहले कुछ भी नहीं लगता था। ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति आदेशों के जरिए चीजें धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में इंटीग्रेट की जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान देने की, आप ये बताइए कि आपको ये बात जो मैंने आपको बताई, आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कागज पर विशेष दर्जा होने के बाद जम्मू कश्मीर के पास ऑन पेपर तो था भाई आपका स्पेशल स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, 2019 तक लगभग पूरा भारतीय संविधान सिर्फ संपत्ति और निवास सुरक्षा को छोड़कर जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुका था। 2019 के अंदर, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं। ऑन पेपर टिल 2019 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, लेकिन लगभग पूरा भारतीय संविधान एक्सेप्ट जो प्रॉपर्टी वाला है और निवास सुरक्षा वाले जो प्रावधान हैं, वो जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुके थे। यही कारण है कि 2019 में हटाने को अंतिम एकीकरण बताया गया, न कि टूटना। और अब इसके बाद हम बात करेंगे वो घड़ी जिसने अनुच्छेद 370 में आखिरी कील ठोक दी, और वो था निर्णायक क्षण 2019 का। 5 अगस्त 2019 की सुबह संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। मगर सवाल यह उठा कि कानूनी तरीका क्या था और क्या वो ठीक था, उसके बारे में समझते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो गई थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी और अनुच्छेद 370 खंड 3 का इस्तेमाल करने के लिए उसकी सिफारिश असंभव थी। देखिए, अनुच्छेद 370 खंड 3 ये कहता था कि जब भी आपको अनुच्छेद 370 को हटाना होगा, तो उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से सहमति लेनी होगी। अब जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, वो तो 1957 में ही भंग की जा चुकी थी। मतलब जो चीज अब है ही नहीं, उससे कैसे हम अनुमति ले या उससे कैसे सहमति ले? तो ये सवाल उठा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सरकार ने अनुच्छेद 370 खंड 1 उपखंड डी का सहारा लिया। सरकार ने अनुच्छेद 370 खंड 1 उपखंड डी का सहारा लिया और राष्ट्रपति आदेश 272 जारी किया। राष्ट्रपति आदेश 272 जारी किया और इसके थ्रू क्या किया? संविधान सभा के स्थान पर विधानसभा पढ़ा जाने का प्रावधान कर दिया गया। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पर अगर 370 खंड 3 का मतलब क्या हो गया कि अगर 370 हटाना है, स्पेशल स्टेटस हटाना है, तो अब आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सहमति लेनी पड़ेगी। उस समय अब यहां पर अब यह सवाल आया कि भाई जम्मू कश्मीर की असेंबली से या विधानसभा से कैसे सहमति ले? तो उसको भी साइडलाइन करने के लिए यह ध्यान रखिएगा कि उस समय, जिस समय 370 हटाया गया 2019 में, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन था। और जब राष्ट्रपति शासन था तो इसलिए राज्यपाल को ही विधानसभा की शक्तियां मिली हुई थी और उन्होंने ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कर दी गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया, जिससे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा, और दूसरा लद्दाख, जो बिना विधानसभा के हैं। नतीजा क्या हुआ?
अनुच्छेद 35 से समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जे से खत्म होकर वो सामान्य दर्जे पर आ गया और भारत का पूरा संविधान, भारत के पूरे कानून बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की, 2023 वाले की। केस का नाम है इन रे आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कनेक्टेड मैटर 2023, तारीख 11 दिसंबर 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण को वैध ठहराया और इसके अंदर जो पीठ थी, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने यह डिसीजन दिया। और इसमें क्या निर्णय दिया? वो ये दिया कि अनुच्छेद 370 को अस्थायी माना गया और यह संविधान सभा भंग होने के बाद स्वतः अप्रभावी हो गया था। 2019 में राष्ट्रपति आदेश और पुनर्गठन अधिनियम वैध हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की सिफारिश, लेकिन इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह कहा कि अब आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, मगर कुछ समय बाद उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दीजिए, मगर कोई समय सीमा नहीं तय की गई। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इस फैसले के ऊपर पूरा बहुत विस्तार में जानना है तो आपके इसी चैनल पर अनुच्छेद 370 के हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला है, वो पूरा डिस्कशन, पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको उसमें समझने और सीखने के लिए भी मिलेगा। अब बात करेंगे कि जब 370 हट गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बदला क्या, 370 के निरसन के बाद क्या बदला है। कानूनी बदलावों की बात करें तो केंद्र के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। भूमि, संपत्ति और सरकारी नौकरियों पर विशेष स्थायी निवासी अधिकार समाप्त हो गया। आरटीआई, सीएजी और अन्य केंद्रीय संस्थान पूर्ण रूप से लागू हो गए। और प्रशासनिक बदलाव की बात करें तो कानून व्यवस्था सीधे केंद्र के हाथ में आ गई, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। विकास परियोजनाओं के लिए निवेश में तेजी हुई। और राजनीतिक बदलाव की बात करें तो स्थानीय दलों का प्रभाव घटा। हालांकि चुनाव हुए 2024 के अंदर, सीएम उमर अब्दुल्ला ने शपथ भी ली, मगर वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के पास क्या पावर है, क्या लिमिटेशन है, इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया डिटेल सेशन बनाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिएगा। बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा। अगर आपकी डिमांड हुई, स्पेशल डिमांड हुई, तो उसके ऊपर मैं एक सेशन जरूर बनाऊंगा। स्थानीय दलों का प्रभाव घटा और क्या हुआ, विधानसभा चुनाव की मांग तेज हुई। हालांकि विधानसभा चुनाव हो गए और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला जी। अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए कानूनी और राजनीतिक विश्लेषण की, कि भाई जो ये 370 हटा, ये ठीक था या नहीं था। इसके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि यह कदम राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। जम्मू कश्मीर के लोग अब पूरे भारत जैसे अधिकार और अवसर पा रहे हैं, जबकि जो 370 के हटने का विरोध कर रहे हैं या किया था, उनका कहना है कि यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है, राज्य के लोगों की सहमति के बिना बदलाव हुआ है। और जो न्यूट्रल है, जो बीच का दृष्टिकोण रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक अभूतपूर्व संवैधानिक प्रयोग है जिसका असर आने वाले दशकों में मापा जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बट आने वाले दशक बताएंगे कि क्या इंपैक्ट रहेगा इसका। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले, सवाल से पहले, इतना कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, वीडियो अच्छा लगा, लाइक नहीं किया, क्यों गलती कर रहे हो? लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो भी कर देना। तो अब मेरा सवाल है आपसे कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत के लिए ऐतिहासिक सुधार था या फिर संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने वाला कदम था? आपका जो भी इस पर
ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं आपको दोबारा से एक बार सवाल दिखा रहा हूं, क्या अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लाया है या इसने स्वायत्तता को कमजोर किया है? आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप इससे सहमत हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्या अनुच्छेद 370 का निरसन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लाया है और क्या इसने स्वायत्तता को कमजोर किया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि जो आज का हमने डिस्कस किया है कि उन सभी छात्रों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जो न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या फिर संविधान के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा संविधान का भाग 21 है, उसमें उसके बारे में आपको यह समझना है कि अस्थायी है, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 370 और 35A का अध्ययन राष्ट्रपति आदेश की क्या शक्ति होती है और सीमाएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2023 का है उसका क्या इंपैक्ट रहा है, केंद्र राज्य का संबंध और संघवाद के सिद्धांत से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम अपने अंत में कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 370 का सफर 1949 से लेकर 2019 तक हमें दिखाता है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि राजनीतिक समझौता और राष्ट्रीय दृष्टि का भी प्रतिबिंब है। इस बदलाव ने भारत के संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय एकता की परिभाषा तीनों को चुनौती और मजबूती दोनों दी है। चुनौती भी दी है और मजबूती भी दी है। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको यह गहन लेकिन बहुत ही आसान व्याख्या पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो कानून और राजनीति को समझना चाह रहे हैं। और हाँ, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि आपको कानूनी सोच देना सिखाते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर एक और कानूनी सफर के साथ। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक अभियोजन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप ढूंढ लो मेंटर से या फिर हमारी वेबसाइट से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।